हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 23 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 22 जनवरी को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा वनडे और टेस्ट मैच के प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है। तो हमको बताना है कि किस खिलाड़ी को जो है आईसीसी ने वनडे और टेस्ट मैच का जो है प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली को आईसीसी की तरफ से मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये तीनों ही जो है खिताब मिले हैं, तीनों ही अवार्ड इस साल मिले हैं। और इस तरीके से ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक खिलाड़ी को जो ये आईसीसी की तरफ से जो ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिए जाते हैं, 3 के 3 अवार्ड, ठीक है, ये 3 के 3 अवार्ड एक ही खिलाड़ी को मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली को ये अवार्ड मिले हैं। ठीक है, ऋषभ पंत की अगर बात करें तो इनको 2018 के लिए आईसीसी की तरफ से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है। ओके, तो बस इनको कौन कौन सा अवार्ड मिले हैं, विराट कोहली को और साथ ही साथ ऋषभ पंत को कौन सा मिला है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ अलग अलग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि हाल ही में किस स्थान पर आयोजित जल्लीकट्टू कार्यक्रम ने सबसे ज़्यादा छोड़े गए सांडों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो जल्लीकट्टू आप लोग को पता होगा, जिसमें जो है सांडों को काबू में किया जाता है। ठीक है, तो वही जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो हमको बताना है कि कहाँ पर यह आयोजित किया गया था, जहाँ पर कि जो है सबसे ज़्यादा सांड छोड़े गए थे, या फिर कह सकते हैं कि जल्लीकट्टू में सबसे ज़्यादा सांडों ने भाग लिया था। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो अभी जल्लीकट्टू का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें सबसे अधिक सांडों ने भाग लिया था। यहाँ पर से कुछ पॉइंट लिखे हैं जो याद होने चाहिए आपको। इस कार्यक्रम में 1354 सांडों को जो है शामिल किया गया था, जिनको कि 424 लोगों ने काबू करने के लिए की जो है कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी जब काबू करने के चक्कर में। ठीक है, तो जो आयोजक थे उन पे केस भी हुआ है, तो ये बात तो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा सांड जो है इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, तो अभी तक इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था जल्लीकट्टू का जिसमें कि 1354 सांडों को शामिल किया गया था एक साथ। ठीक है, तमिलनाडु में ये आयोजित हुआ था। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिले हैं यहाँ पर 32, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विजया कमलेश ताहिल रमानी जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं तमिलनाडु के। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 235 सीटें, राज्यसभा के लिए 18 सीटें और लोकसभा के लिए 39 सीटें हैं तमिलनाडु से। ओके, तो बस यहाँ पर से ध्यान रखिएगा और फटाक से इस मैप में से एक बार रिवाइज करिए अपने मन ही मन में कि तमिलनाडु की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लग रही है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप जो है रिवाइज अपने मन में एक बार फटाफट से उनको देख के नाम अपने मन में ले लीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये सिर्फ आप लोग को याद करने का तरीका है और कोई बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पहले अंतर्राज्यीय पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर में जो जिस पुल का उद्घाटन किया है वो नितिन गडकरी जी ने किया है, और ये जो पुल है ये रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में इसको बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले को ये पंजाब के पठानकोट से जोड़ेगा, और इस पुल की वजह से ये जो दोनों शहर हैं कठुआ और पठानकोट, इनके बीच की दूरी 45 किलोमीटर से कम होकर 8.60 किलोमीटर रह जाएगी। ठीक है, तो 45 किलोमीटर की दूरी जो है तय करनी पड़ती थी पहले इन दोनों जिलों के बीच में जाने में, अब जो है ये कम होकर ये घटकर 8.60 किलोमीटर हो गई है इस पुल के बन जाने के बाद। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ज़िले हैं 22, राजभाषा है यहाँ की उर्दू, जनसंख्या घनत्व है 56 और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कोई है नहीं क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि हाल ही में अनुसंधान एजेंसी इतिहासा द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले उच्च गुणवत्ता शोध प्रकाशनों के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि तीसरा स्थान। अभी इतिहासा जो कि एक अनुसंधान एजेंसी है, इसने एक जो है बहुत से दस्तावेजों का विश्लेषण किया और उसमें ये पाया गया है कि जो यहाँ पर जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो रिसर्च की जाती है उसमें जो सबसे विश्वसनीय दस्तावेजों के मामले में भारत है वो तीसरे स्थान पे आता है। 12,135 दस्तावेजों को इसमें शामिल किया गया था जो कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थे और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है रिसर्च की गई थी। ठीक है, तो भारत जो है तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चीन है। चीन के 37,918 दस्तावेजों का जो है इसने विश्लेषण किया और ये पाया कि ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय दस्तावेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। ठीक है, तो इसको पहले स्थान पे रखा गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को 32,321 जो दस्तावेज थे इसके वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थे। इसी के साथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो चीन पहले स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्न में से किस सांसद को हाल ही में संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर को अभी संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और ये बीजेपी के पहले ऐसे सांसद हैं जिनको कि जूरी समिति द्वारा जो है विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया हो। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, इनको जो ये सम्मान दिया ये तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिया है। ठीक है, बात करते हैं संसद रत्न पुरस्कारों की। तो इसकी स्थापना जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है तरफ से की गई थी। ठीक है, तो इन्हीं की सिफारिश के आधार पर जो है संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। जो भी सांसद उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश ने 100 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि नेपाल। नेपाल ने 100 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको दिसंबर में ही बता दिया था, जब इस जो है दिसंबर में केंद्रीय बैंक है जो नेपाल का, इसने 13 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की थी और अपने नागरिकों से ये कहा था कि भारत के जो भी लोग आते हैं उनसे 100 रुपये से अधिक के जो मूल्य वर्ग के जो रुपये हैं वो ना लिए जाएं। ठीक है, यानी 100 रुपये से ऊपर का मतलब 200 का नोट ना लिया जाए, 500 का ना लिया जाए और 2000 का ना लिया जाए। ठीक है, तो इन नोटों को लेने पे जो है प्रतिबंध लगा दिया था इसने। 13 दिसंबर को ये बता दिया था इसने पेपर में और अब इसने फाइनली जो है पूरे देश में इसको लागू कर दिया है। साफ साफ तौर पे कहा गया है कि अगर जो भी इसको इन पैसों को लेता है तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं यहाँ से। अब इसी नियम को जो है पूरे देश में लागू किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर 500 और 2000 के जो नोट हैं, साथ ही साथ जो 200 का नोट है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ के नागरिक अगर चाहें तो बैंक में जमा कर सकते हैं, तो उनका बैंक वाले भी जो है उनके नोट नहीं लेंगे। ठीक है, अगर वो चाहते भी हैं कि बैंक में जमा हो जाए तो भी नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, 100 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के नोट यहाँ पर नहीं चलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में दक्षिणीय ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपर्णा कुमार। ठीक है, अपर्णा कुमार जो है वो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी बन गई हैं और वर्तमान में ये ITBP में जो है DIG के पद पे तैनात हैं। ठीक है, तो 13 जनवरी को ये दक्षिणी ध्रुव पे पहुंची थी और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमारा छूट भी गया था ये क्वेश्चन। तो बस ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी को ये दक्षिणी ध्रुव पे पहुंची थी और 4 जनवरी को इन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू की थी। 111 मील की जो है ट्रैकिंग करके इन्होंने 13 जनवरी को जो है दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुँची। ओके, तो बस इनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 21 जनवरी को जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1%। 21 जनवरी को जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ये रिपोर्ट जारी हुई है इसमें कहा गया है कि जो देश के शीर्ष 9 अमीर लोग हैं, यानी कि टॉप 9 जो अमीर लोग हैं हमारे देश के, ठीक है, उनके पास जो है 50% गरीब आबादी के बराबर की संपत्ति है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है इसमें ये भी कहा गया है कि भारत में रहने वाले 13.6 करोड़ लोग साल 2004 से कर्ज में डूबे हुए हैं और ये देश की सबसे गरीब 10% आबादी है। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट है, यहाँ से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3 के 3 अच्छे से रट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने निम्न में से किनके लिए
revive.in नाम का ई कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, तो revive.in जो शुरू किया गया है वो किया गया है बुनकरों के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसको शुरू किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो revive.in है इसके ज़रिए जो भी बुनकर हैं वो मतलब अपना सामान बेच सकते हैं, जो कस्टमर है वो इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर जो है बुनकरों से मिल सकते हैं और बुनकर जो है कस्टमर से मिल सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवयित्री का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैरी ऑलिवर। ठीक है, मैरी ऑलिवर जो है वो अमेरिका की प्रसिद्ध कवि थी और इन्हीं का निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में किस देश ने ईरान की विमानन कंपनी महन एयरलाइन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि जर्मनी। ठीक है, ईरान की विमानन कंपनी महन एयरलाइन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है जर्मनी ने। तो ध्यान रखिएगा, और काफ़ी टाइम से जो है ईरान पे बहुत से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ख़ास तौर से अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका ही नहीं, जो है लगातार जो भी इसके सहयोगी देश हैं उनसे निवेदन किया था कि ईरान पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाया जाए। और महन एयरलाइन पे ऑलरेडी अमेरिका जो है पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है, और अब इसी की देखा देखी जो है जर्मनी ने भी किया है, और जर्मनी ने भी इस एयरलाइन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो बस अब जो ये एयरलाइन है ये उड़ान नहीं भर सकता है जर्मनी से या फिर जर्मनी तक। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन 12 जनवरी 2019 से कहाँ किया गया? सिंपल ही था, ऑप्शन ए वाला इसका सही था, चंडीगढ़ में किया गया है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है ये, और कई बार पूछा जाता है। 12 जनवरी इसका सही आंसर था, लेकिन बहुत से लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि 11 जनवरी को कितने राज्यों ने रेणुका जी बांध परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 6 राज्यों ने किए थे। मैंने आपको नाम भी बताए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश था, राजस्थान था, हरियाणा था, उत्तर प्रदेश था और उत्तराखंड, साथ ही साथ दिल्ली भी शामिल था। ओके, अब बात करते हैं आपके लिए आज से कुछ प्रश्नों की, जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किस राज्य में जय किसान ऋण मुक्ति योजना का आरंभ किया गया है? तो जय किसान ऋण मुक्ति योजना का जो संबंध है वो किस राज्य से है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि 21 जनवरी को सिद्ध गंगा मठ के किस प्रसिद्ध संत का 111 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कल ही का है, इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? ओके, तो इसका आंसर भी कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।